ठीक है, अब जितना भी है वो कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। पढ़ने में आ रहा है? मैं पढ़ता हूं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर फॉलोइंग ग्राफ ABCD हेयर x v t आर पोजीशन वेलोसिटी एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। पहला पार्ट पूछा है, इन विच ऑफ द ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। देखो, जब ऐसे कॉनकेव अप ग्राफ होता है, ये एक्स टी ग्राफ है, तो ये तो पता चलता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बट ये नहीं पता चलेगा कि ये पहले, मान लो एक्सेलरेशन पहले +4 था, बाद में +4 रहा, या +4 से +3 और +2 हो गया, या +4 से +5 +6 +7। एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका पता पैराबोला से नहीं। अगर पैराबोला लिखा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इस केस में पैराबोला लिखा ही है, अदरवाइज हम डेफिनेटली नहीं कह सकते थे। अगर शेप बना हो तो हम डेफिनेटली नहीं बता पाएंगे कि ये जो शेप है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होने का, स्पीड इंक्रीज हो रहा है यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। शेप देख के नहीं बता सकते। पैराबोला लिखा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल देंगे। पैराबोला के केस में पैराबोला होता है t²। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब x=t², पैराबोला एक्स टी ग्राफ, पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक, x=t², तो dx/dt वेलोसिटी इक्वल टू 2t हो जाएगा। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dv/dt को, तो 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो आप देखो एक्सेलरेशन पैराबोला के केस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है। तो यहां पे क्योंकि पैराबोला लिख दिया इसलिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख देते हैं। इसमें लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट ये जो स्लोप है, स्लोप ये तो डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। इसमें ये जो स्लोप है, ये पहले बड़ा एंगल है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन पहले जैसे -6 था, बाद में -5 हो जाएगा, बाद में -4 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। इस केस में ये भी वीटी ग्राफ है, यहां पे एंगल बढ़ रहा है, तो स्लोप यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। यानी पहले यहां पे मान लो एक्सेलरेशन -5 है, तो यहां -6 हो जाएगी, यहां -7 हो जाएगी, ऐसे नंबर इंक्रीजिंग दिखेगा। तो क्वेश्चन पढ़ते पहला, इन विच ऑफ द ग्राफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो इस ग्राफ में, दिस ग्राफ था सी वाला ग्राफ में, मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आप स्लोप को समझो। जब ग्राफ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल मतलब ज्यादा एंगल, ज्यादा स्लोप, वर्टिकल मतलब मतलब फास्टर कमिंग डाउन, ग्राफ इज मूविंग डाउन फास्टर। और जब वो हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ता जाएगा तो इट इज मूविंग डाउन स्लोअर। तो यहां पे एक्सेलरेशन इज मोर और यहां पे एक्सेलरेशन इज लेस। तो अगर फास्टर कमिंग डाउन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। स्लोअर कमिंग डाउन है मतलब एवरी सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय लेसर अमाउंट। पहले वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग फास्ट एंड नाउ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग स्लोली। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले ज्यादा है बाद में कम है। तो सी वाला ग्राफ पहला ऑप्शन है। फिर लिखा है, इन विच ऑफ द ग्राफ्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। विच ऑफ द ग्राफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इस ग्राफ में पहले हॉरिजॉन्टल से बाद में ज्यादा वर्टिकल हो रहा है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो डी वाला ग्राफ हो गया। इसमें भी एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा वर्टिकल से कम वर्टिकल हो रहा है, तो दिस आल्सो हैज डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो ये वाले पहले वाले पार्ट का आंसर बी एंड सी है, दूसरे वाले का आंसर डी है। हाँ, if the body is definitely going away from starting point with time, which of the given graphs represent this condition? तो body is definitely going away from starting point. Going away का मतलब है
कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो। तो पहला वाला ग्राफ ऐसा लग रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसमें भी गोइंग अवे ही है, मतलब इसके आगे का पता नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। या ये तो ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो दिस इज तो गोइंग अवे है क्योंकि एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। बी वाला ग्राफ देखते हैं। गोइंग अवे का मतलब एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, तो सभी में एरिया पॉजिटिव ही आ रहा है। इफ द बॉडी इज डेफिनेटली गोइंग अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट विद टाइम, सो एट एनी टाइम गोइंग अवे है। क्योंकि देखो इस ग्राफ में ना, ये टाइम के साथ ये नीचे आ जाएगा ग्राफ, तो ये वाला एरिया गोइंग अवे है जबकि ये एरिया कमिंग बैक है। तो अब इसमें ग्राफ आगे वाला कितना आगे तक है ये तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए मामला थोड़ा गड़बड़ है। यहीं पर ग्राफ खत्म हो रहे हैं सारे, तो इसमें चारों, मतलब ये सारे ही ग्राफ गोइंग अवे वाले हैं अगर मैं इतने टाइम तक की बात करूं, क्योंकि एवरी ग्राफ हैज एरिया ओनली पॉजिटिव एरिया। ये तो एक्स का ही ग्राफ है, एक्स तो बढ़ ही रहा है इसमें। लेकिन वीटी ग्राफ में जो एरिया होता है अगर वो ऊपर है तो पार्टिकल इज गोइंग अवे, और जो एरिया नीचे है तो वहां रुक के फिर इट इज कमिंग बैक। तो इन सब में वैसे तो इस पर्टिकुलर डिफिनेट टाइम तक ऑल ग्राफ्स आर गोइंग अवे, तो ए बी सी डी सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। इसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ये नहीं करते रिलेटिव मोशन। चलो अब हम लोग थोड़ा वेरिएबल एक्सेलरेशन में आ गए। Acceleration starts from rest, is a particle starts from rest. When acceleration is applied, the acceleration of particle changes with x coordinate as shown. Find the speed of the particle. तो एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया है, एक्सेलरेशन को हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ऐसे लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स v dv इज इक्वल टू a dx ऐसे। अब v dv का इंटीग्रेशन अगर u से v करें तो v स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं एरिया। इंटीग्रेशन एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, ए एक्स ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में ए और एक्स का ही ग्राफ दिया है तो इसका एरिया निकालेंगे तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू एरिया। और एरिया है यहाँ 8 × 8 64, और ये 2 × 8/2 यानी कि +8, तो वी स्क्वायर बाई टू, वी स्क्वायर का वैल्यू आया 72 × 2 144, वी आया 12। तो अगर ए टी ग्राफ है तो एरिया चेंज इन वेलोसिटी, और ए एक्स ग्राफ है तो एरिया इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू। ये दो टर्म भी आप डायरेक्टली दिमाग में रखिए। बहुत सारे एग्जाम में टेस्ट में ये ए एक्स ग्राफ आजकल फैशन में ज्यादा चल रहा है। एक बार और देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है। इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड, ड्रॉ प्लॉट ऑफ इट्स वेलोसिटी फॉर टाइम 0 to t। तो ये जो एटी ग्राफ, ये ऊपर वाला ग्राफ है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये नीचे वाला ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज यानी इंक्रीज इन वेलोसिटी है। और ये वाला जो एरिया होगा वो डिक्रीज इन वेलोसिटी होगा। अगर आप इस ग्राफ की सिमिट्री देखो तो 4 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीजिंग है और 4 सेकंड से 8 सेकंड तक सेम एरिया है, यानी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई उतनी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इनिशियल वेलोसिटी लिखी है 10, तो फाइनल वेलोसिटी भी 10 ही होने वाली है। इसका मतलब वीटी ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ स्टार्ट होगा +10 से, पहले वेलोसिटी इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होके वापस 10 हो जाएगी, क्योंकि जितना एरिया है इंक्रीज इन वेलोसिटी उतना एरिया है डिक्रीज इन वेलोसिटी। अभी हमने क्या लिखा था, ग्राफ ऑफ एटी, एटी का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये जो एरिया है पॉजिटिव एरिया, पॉजिटिव,
इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे एरिया नेगेटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी विल डिक्रीज, एंड द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिक्रीज। अगर मैं किसी नंबर को जितना इंक्रीज करूं उतना ही डिक्रीज कर दूं, तो ग्राफ विल कम बैक टू इनिशियल वैल्यू विच इज गिवन एज 10। तो देखो मैं इसका ना थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा नीचे बनाता हूं, तो देखना ग्राफ का इनिशियल वैल्यू 10 है और फाइनल वैल्यू भी 10 है, मतलब ये 8 सेकंड के बाद भी वैल्यू 10 है, यहाँ पे जीरो पे भी 10। तो ग्राफ कैसे बनेगा? 10 से पहले बढ़ेगा, फिर बढ़ के कहीं पहुंच के डिके करेगा। पहले जिस यहां ये 4 सेकंड वाला पॉइंट, वहां तक जितना इंक्रीज होएगा, फिर वहां के बाद उतना डिक्रीज। यहां पे ऊपर वाले पॉइंट पर यहां एकदम मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि यहां पे टेंजेंट है, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0, ये वीटी ग्राफ बना रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले पॉजिटिव है, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग फॉर सम टाइम, देन अगेन नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। तो पहले पॉजिटिव स्लोप डिक्रीज हो रहा है, स्लोप एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, ऊपर वाले पॉइंट पर स्लोप 0, फिर स्लोप इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर का एरिया जितना पॉजिटिव है, नीचे का एरिया उतना नेगेटिव है, जितना वेलोसिटी इंक्रीज होगा उतना डिक्रीज होगा, दैट मींस वेलोसिटी 0 से बढ़ के 10 पहुंचेगा। तो ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा? ऐसे भी तो बना सकते थे कि वीटी ग्राफ है, ये ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऑब्वियसली जिस मतलब यहां ऊपर 0 होना है ना स्लोप, तो एक नजाकत से ऐसे घूमते हुए और फिर यहां तक पहुंचे, थोड़ा देर तक इंक्रीज करा, फिर उसके बाद डिक्रीज करा, बट द वैल्यू ऑफ स्लोप विल बिकम 0 एट टॉप, दैट मींस द स्लोप ग्रेजुअली विल डिक्रीज टू 0, देन इट विल इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो एक्सेलरेशन। लेकिन हम ये भी बता सकते हैं कि वैल्यू कितना है। देखो ये एरिया निकालें तो 4 × 10/2 करें, 4 × 10/2 यानी एरिया निकालें, तो एरिया है 10 × 4/2 20। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 20 है, बट इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 30 हो गया। इसका मतलब ये 10 से बढ़ते बढ़ते ग्राफ 30 हाइट तक पहुंचेगा, फिर 30 से घटते घटते 10 हाइट तक पहुंचेगा। ये बात सीख गए? चलो अब थोड़ा वेरिएबल एक्सेलरेशन में और घुस रहे हैं हम लोग। ये फंक्शन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन में लिखा है एक्स और 1/v का ग्राफ, मीटर पर सेकंड नहीं है, सेकंड पर मीटर है, यूनिट वी। तो ग्राफ ऑफ पोजीशन एक्स and inverse of velocity 1/v for a particle moving along straight line as shown. Find the time taken by particle for to move from x equal to 3 to x equal to 15. यानी x equal to 3 से x equal to 15 तक 3 से 15x का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू 2, ये वाला स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे मुझे फंक्शन पता चल जाएगा, क्योंकि x और 1/v का एरिया क्या होता है ये मुझे नहीं पता, x और 1/v का स्लोप क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि 1/v दे दिया तो नया फंक्शन है। तो फिर हमारे कंट्रोल में केवल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन दे दिया उसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का होता है ऐसे, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 15 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 2, x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहां पे कोई वैल्यू x ले लिया, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 15 माइनस 3 हो गया 12, 8 माइनस 2 हो गया 6, ये हो गया 2, x माइनस 3 1/v माइनस 2, इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2/v माइनस 4 इज x माइनस 3, तो 2/v इज इक्वल टू x प्लस 1। अब वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में फंक्शन आने लगा, तो फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2/x+1 इज इक्वल टू v। v को डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखते हैं dx/dt, 2/x+1। हाँ,
इसको ऊपर भेज देते हैं dt ऊपर, तो 2 dt इज इक्वल टू x प्लस 1 dx। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x dx प्लस dx, इसको ब्रैकेट ओपन करा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एंड 2 dt 2 dt। अब जो भी लिमिट दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम टेकन बताओ, यहां 0 से t लिख देते हैं, और x का वैल्यू 3 से 15, क्योंकि ये ग्राफ 3 से 15 तक काम कर रहा है, इसलिए मुझे फंक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, 3 से 15। तो फिर ये 15 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बाई 2 प्लस 15 माइनस 3, और ये 2t हो गया। तो देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये अलग से आना ही चाहिए, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वेलोसिटी x का फंक्शन आ गया, तो वेलोसिटी को x में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक ही डिफरेंशियल फॉर्म है, dx बाई dt। तो वेलोसिटी का सिंबल v हटा के उसकी जगह क्या पेस्ट कर दिया, dx बाई dt। अब x वाले टर्म dx के साथ रहेंगे, dt वाले टर्म t के साथ रहेंगे, तो वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। यानी dt को ऊपर भेज दिया, x वाले टर्म को इधर भेज दिया, तो ये फंक्शन आसान बन गया, इजिली इंटीग्रेट हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस 9 करेंगे तो 216, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 108, और ये 12, तो ये हो गया 108 प्लस 12 अपॉन 2। तो 108 प्लस 12 बाई 2 करेंगे तो 60 सेकेंड आता। तो कोई खतरनाक फंक्शन नहीं है, केवल ऐसा था कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन निकाल दिया। तो अभी कभी कभी स्ट्रेट लाइन दे देंगे, कभी कुछ ऐसा फंक्शन ही दे देंगे जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जब कुछ सवाल ऐसे कर रहे हैं जिसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और उसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके हमें सॉल्व करना है, तो वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा जिद से करना पड़ता है। मतलब फंक्शन कुछ भी आ जाए, उसको बस डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व करना है। तो सर जल्दी हम जल्दी दो थ्री टू तीन फिफ्टीन एग्जाम्पल है। हम 3 to 15 के बीच वाला एरिया भी निकाल के कर सकते हैं ना कैसे? सर, क्योंकि वो x इंटू 1/v का यूनिट इज टाइम ओनली। नहीं नहीं, यूनिट कन्वर्जन थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे सर वो होता है देखो, हो रहा है, v 60 इज ही आ रहा इक्वल है, टू, 15 टू। हाँ एरिया से भी आ जाएगा, तो v dt ऐसे, dt इज 1/v dx, है ना? हाँ तो 1/v dx यानी कि 1/v का x के साथ अगर ग्राफ है तो उसका एरिया भी टाइम बन जाएगा। लेकिन एरिया लोगे कहाँ, एरिया यहां लेना है। 3 to 15, हाँ ये बात है। हाँ, तो एरिया अंडर द कर्व से हो जाएगा। ठीक बात, सही कहा। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। अब ये तुम ही लोग बताओ। लिखा है a particle is moving along x-axis, its position as a function of time is given as x equal to ft। कोई फंक्शन दिया हुआ है, say whether following statements are true or false। Particle is definitely slowing down if d2x by dt2 is greater than 0 and dx by dt is less than 0। This statement is true or false? बोलो। dx by dt होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी नेगेटिव है। d2x by dt2 होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ऐसे में रिटार्डेशन बोलना चाहिए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट दिखे तो पार्टिकल इज डेफिनेटली स्लोइंग डाउन और पार्टिकल इज रिटार्डिंग। आगे, पार्टिकल इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन इफ d by dt of x square is 0, सॉरी लेस देन 0 या नेगेटिव। dx स्क्वायर बाई dt नेगेटिव आ रहा है, तो पार्टिकल इज डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं x के फंक्शन को स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर, ये जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे x का वैल्यू पॉजिटिव आता हो
या x का वैल्यू नेगेटिव आता हो, अगर मैं एक बार स्क्वायर कर दूंगा तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। जैसे पार्टिकल मान लो +10 पे है, तो +10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। अगर पार्टिकल -10 पे उसका स्क्वायर कर देंगे -100 आएगा। बट उसका डेरिवेटिव d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। और एक्स स्क्वायर अगर डिक्रीजिंग है तो पार्टिकल अगर +10 पे है तो +9 की तरफ जा रहा होगा, और -10 पे है तो -9 की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग का मतलब नंबर, अमाउंट ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो अगर एक्स पॉजिटिव में है और डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में है तो लेस नेगेटिव हो रहा है, तो डेफिनेटली पार्टिकल इज कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। तो d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर डिक्रीज होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग है। दैट मींस मॉड ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, और मॉड एक्स डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन बोथ साइड्स इज बिकमिंग लेस लेस। तो अगर किसी फंक्शन का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर अगर नेगेटिव डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन। ये सही स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। अ, ये वाला ये वाला तुम लोग खुद ही ट्राई कर लेना। ये बताओ, लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट t इक्वल्स टू 0 सच दैट वेलोसिटी चेंजेस एज टाइम एज पर इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दिए हैं, एक दिया है t² - 2t 0 से 2 सेकेंड तक, और फिर दिया -t² + 6t -8 फॉर 2 to 4। फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 4 व्हेन द पार्टिकल इज रिटार्डिंग। अब ये रिटार्डिंग, या तो हम इसके वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाएंगे और मुझे पता चल जाएगा वेलोसिटी कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, या फिर एक्सेलरेशन टाइम का। एक बार वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बताते कैसे आ रहा है। देखो dv/dt निकाला, पहला डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा 2t - 2। ये है 0 से 2 सेकेंड के बीच में। हाँ। और एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला, दूसरे में दोबारा डिफरेंशिएट किया तो -2t + 6 आ गया। ये आया 2 से 4 सेकेंड के बीच में। ठीक। इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है एट t इज इक्वल टू 1, और इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 आ रहा है एट t इज इक्वल टू 3। इसमें एक्सेलरेशन का स्लोप नेगेटिव है, इसमें ग्राफ में एक्सेलरेशन का स्लोप पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन का अगर ग्राफ बनाएं तो t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन -2 है, तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं। ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, मतलब -2 से स्टार्ट होके +2 तक चला जाएगा ग्राफ, t इज इक्वल टू 1 पे क्रॉस होगा, क्योंकि 1 पे एक्सेलरेशन 0 है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाया, -2 से स्टार्ट हुआ, +2 पे खत्म हो गया। फिर यहां पे t इक्वल्स टू 2 डालने पर, ये 2 सेकेंड है, अगर मैं यहां 2 डालूंगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू एट t इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू है, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है 4 पे खत्म हो रहा है, तो 2 डालने पर एक्सेलरेशन का वैल्यू +2 आ रहा है। यानी एक्सेलरेशन यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन अब नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन। तो 1 से 2 बढ़ा और 2 से 3 घटा, और फिर ये ऐसे 4 तक नेगेटिव। ये 80 ग्राफ हमारा बन गया। 80 ग्राफ में जो एरिया नीचे होता है वो डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को नेगेटिव में पुश करेगा। और फिर ये इंक्रीज है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज। तो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज होगी, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। यहां पे जाके एरिया, ये नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव एरिया है। तो इस फंक्शन में t इज इक्वल टू 0 डालें तो वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाएं
तो अगर मैं पैराबोला के हिसाब से ही बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा। एक बार समझ लो भाई, ये पहला वाला पैराबोला, ये वाला t² - 2, इसके रूट है t=0, t=2। तो 0 से 2 दो रूट बनेंगे इस पैराबोला के, और दूसरे वाले पैराबोला के भी दो रूट हैं, 2 और 4, 2 और 4। क्योंकि ये -t² का पैराबोला है तो ये कॉनकेव डाउन पैराबोला है, ये +t² का पैराबोला है, ये कॉनकेव अप है, इसका नेगेटिव वैल्यू चल रहा है, इसका पॉजिटिव वैल्यू चल रहा है, दो पैराबोला हो गया। तो क्वेश्चन पूछा है, या तो हम वेलोसिटी के हिसाब से देख लेंगे एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ पर एरिया पॉजिटिव हो गया यानी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करी, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज। देखो नीचे वाला जो एरिया है वो अभी ग्रो हो रहा है, तो शुरुआत में वेलोसिटी 0 थी, तो जो भी एरिया बनेगा वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है। ऊपर वाला एरिया अब नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल करेगा, तो यहां नेगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव, दोनों मिला के एरिया 0 हो रहा है, यहां का एरिया प्लस ये एरिया मिला के 0 हो रहा है। इसका मतलब है जितना वेलोसिटी यहां इंक्रीज होगा यहां पे वेलोसिटी डिक्रीज होगा, फिर यहां जितना इंक्रीज होगा यहां डिक्रीज होगा, तो यहां वेलोसिटी डिक्रीजिंग है और इस जगह पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है। और जहां जहां वेलोसिटी डिक्रीजिंग होती है, यहां नेगेटिव में इंक्रीज हुआ उसको कैंसिल किया, वहां पॉजिटिव में इंक्रीज हुआ उसका कैंसिल हुआ। तो क्वेश्चन में रिटार्डिंग पूछा है, तो रिटार्डिंग इंटरवल ये है और ये। आप वेलोसिटी टाइम का ग्राफ देखो, तो रिटार्डिंग किसको बोलते हैं, जहां पर वैल्यू डिक्रीज होती है। तो यहां पे देखो वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज होके यहाँ पे एरिया अगर निकालें तो 2 × 1, ये एरिया 1 है। हाँ, तो ये वेलोसिटी 1 मीटर, तो 0 से -1 तक इंक्रीज हुआ, फिर -1 से यहाँ पे 0 हो गया, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है। फिर ये वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीजिंग, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है। तो दो इंटरवल हो गए, टाइम का वैल्यू 1 से 2 तक वेलोसिटी डिक्रीजिंग है मैग्नीट्यूड वाइज, एंड 3 से 4 तक वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीजिंग है। ये दोनों को बोलते हैं रिटार्डेशन। एक बार दिमाग लगाओ, समझ गए क्या? जो एरिया क्रिएट हुआ वो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहां नेगेटिव एरिया क्रिएट हुआ ऊपर पॉजिटिव, तो जितना नेगेटिव बढ़ा अब वो कम होगा। यहां दोनों एरिया का सम 0 है, मतलब इन दोनों एरिया को मिला के वापस वेलोसिटी फुल 0 हो जाएगी। ये एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी। सो दिस इज नेगेटिव ग्रोथ इन वेलोसिटी, दिस इज डिक्रीज इन नेगेटिव ग्रोथ। तो पहले नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इस तरीके से चल रहा है। एक फंक्शन और देखो, लिखा है टू कार्स, ये मिहिका ने क्वेश्चन पूछा था, वो देख लो। लिखा है टू कार्स P and Q आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन, acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with constant acceleration. Both cars cross each other at t equals to 0 for the first time. The maximum possible number of crossings are. तो हमको ये बताना है कि कार रास्ते में कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा है, और वेरिएबल एक्सेलरेशन का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ने पहले कार का, P वाले कार का एक्सेलरेशन लिख दिया K × T, क्योंकि लीनियरली इंक्रीज है। तो P वाले कार को अगर मैं dv/dt लिख दूं तो K × T है, तो इसका V हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ v1 कर देते हैं और फाइनल v कर देते हैं, dv का इंटीग्रेशन K 0 से T कर देते हैं, तो v - v1 इज इक्वल टू K T²/2। तो v इज इक्वल टू K T²/2 प्लस v1। फिर इसको मैं dx/dt लिख देता हूं, dx/dt K T² /2 dt प्लस v1 dt।
इंटीग्रेशन कर दिया। dx का वैल्यू भी 0 से x कर देते हैं और इनिशियल पॉइंट पे 0 है दोनों, ये मान लेते हैं। तो x इक्वल टू के टी क्यूब बाय 6 प्लस v1t² बाय 2, नहीं v1 dt ऊपर भेज दिया तो v1, अच्छा ठीक है, v1t हो जाएगा, 2 भी नहीं रहेगा। तो हमारा x का फंक्शन आ गया के टी क्यूब बाय 6 प्लस v1t। ये कार p का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और जबकि एक क्रॉसिंग ऑलरेडी t इक्वल्स टू 0 पे हो चुकी है, एट t इक्वल्स टू 0 एक क्रॉसिंग हो चुकी है। फिर कार q का इक्वेशन बनाएंगे तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग लिख देंगे ut प्लस हाफ at²। तो अगर xp इज इक्वल टू xq कर दूं, यानी कि किसी भी आगे वाले टाइम पर पहले कार का डिस्प्लेसमेंट दूसरे कार के डिस्प्लेसमेंट से अगर मैच कर गया, तो ये दोनों कार सेम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। पहले एक आगे निकल गया, बाद में दूसरा आगे निकल गया, दोनों को क्रॉस करने का दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम। तो हमने लिखा के टी क्यूब बाई 6 प्लस v1t इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक तो t इक्वल्स टू 0 तो दिखा ही रहा है, t इक्वल टू 0 1 क्रॉसिंग है वैसे, लेकिन आप देखो तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स होते हैं वो 3 रूट्स होते हैं, उसमें एक रूट t इक्वल टू 0 आ रहा है। तो t इक्वल टू 0 अगर मैं हटा दूं, t कैंसिल कर दूं एक बार, तो kt² बाय 6 माइनस हाफ at प्लस v माइनस u ऐसे इक्वल टू 0 कर दूं, तो t² का फंक्शन आ गया। तो फॉर यू नो मतलब करेक्ट वैल्यूज ऑफ v एंड u, तुम इसको मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक है तो टोटल 3 है, उसमें t इक्वल टू 0 एक रूट है तो 2 रूट और मिलेंगे, तो क्रॉसिंग 3 बार होगी। 3 जैसे क्यूबिक इक्वेशन बन गया वैसे ही मुझे पता चल गया 3 क्रॉसिंग्स है, जिसमें एक क्रॉसिंग एट t इक्वल टू 0 है, और उसके अलावा 2 और रियल क्रॉसिंग हो सकती हैं, लेकिन 3 से ज्यादा क्रॉसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में 3 से ज्यादा रूट्स नहीं बन सकते हैं। उसमें एक रूट t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, तो हमको केवल नंबर ऑफ क्रॉसिंग बताने थे, ये भी नहीं बताना कि किस टाइम। अगर ये टाइम भी बताना होता तो दोनों के इनिशियल वेलोसिटी और द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन भी दिया होना चाहिए। ये जो kt लिखा है इसमें k का वैल्यू भी दिया होना चाहिए, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a का वैल्यू भी दिया होना चाहिए, और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी भी दिया होना चाहिए। तो फिर उसके बाद यहां पे 2 रूट्स बनाएंगे, अगर 2 रूट दोनों रियल आ गए तो फिर 3 क्रॉसिंग हो जाएगी, अगर एक रियल आ गया या एक कोइंसाइडिंग आ गया तो एक ही 2 ही क्रॉसिंग बनेगी, एक तो t इक्वल टू 0 बन ही रहा है, और 2 क्रॉसिंग और उसके अलावा बन सकते हैं, बिकॉज उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल रहा है। हम्म अब देखो, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक सवाल दिया है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं होता, मतलब ये सवाल सॉल्व होना ही चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता कभी। क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज -2.5 √v। अब एक्सेलरेशन को तुम्हारे पास बदलने के 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखोगे, या फिर एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखोगे, और दोनों में से कुछ भी लिखोगे, अगर यहां dx ऊपर भेजोगे तो वेलोसिटी का x के साथ फंक्शन आएगा, और यहां dt ऊपर भेजोगे तो वेलोसिटी का t के साथ फंक्शन आएगा। क्वेश्चन में टाइम पूछा है, तो मेरे पास dv/dt का चॉइस है। आपको यही रियलाइज करना है कि एक्सेलरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 डिफरेंशियल फॉर्म ओनली, dv/dt v/dv। तो जैसे ही आप रिप्लेस करोगे वैसे ही तुम्हारा रास्ता तय हो गया। अब सवाल में क्योंकि वेलोसिटी के साथ टाइम पूछा है, तो dv/dt इज -2.5 √v लिख दिया, v को नीचे भेज दिया, dv/√v इज इक्वल टू -2.5 dt, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से t लिख दिया, और वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियली 6.25 है, तो यहां 6.25 से v तक लिख दिया, विच इज 0, रेस्ट है। तो हम जनरल इक्वेशन v की बना लेते हैं, बाद में v को 0 लिख देंगे। तो ये v का पावर -1/2, तो v का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, और इसका लिमिट 6.25 से v तक।
इक्वल टू -2.5 dt का इंटीग्रेशन t। तो बस इसको सॉल्व कर देते। तो अपर लिमिट ये -1/2 + 1 2 ऊपर चला जाएगा और ये भी पावर प्लस हाफ हो जाएगा। तो 2√v 6.25 से v इज इक्वल टू -2.5t। तो t का वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू √v -2 इंटू √6.25 इज -2.5t। अगर -2.5 से डिवाइड कर दूंगा तो t का, यहां तो v का वैल्यू 0 रख देते हैं, तो माइनस से माइनस हट गया, तो आ गया 2√6.25 अपॉन 2.5। ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आया 2। तो देखो रियलाइज यही करना है कि फंक्शन कैसा दिया है। फंक्शन दिया है मोस्टली बच्चे एक्सेलरेशन से डाउन आने पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो यहां पे ही अटकते हैं। एक्स का फंक्शन दिया है तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकालोगे। तो यहां का रास्ता आसान है। एक्सेलरेशन दिया है तो या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फंक्शन ऑफ वी होगा। अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको वी डीवी बाई डी एक्स ही लिखोगे, लेकिन ये फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। इसको डीवी मतलब यू हैव टू चॉइसेस नाउ, वी डीवी बाई डी एक्स या डीवी बाई डी टी। अब इसमें दोनों चॉइस लग रही। फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक ही चॉइस है वी डीवी बाई डी। अगर ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो डीवी बाई डी टी ही लिखना है, तो वी डीवी बाई डी एक्स लिख के करोगे क्या? डी टी इंटीग्रेट ही नहीं होगा। पहले ए हटाओ डीवी बाई डी टी लगाओ, या ए हटाओ वी डीवी बाई डी एक्स लगाओ, फिर उसको रियलाइज करो डीएक्स ऊपर भेजना है और वो टर्म नीचे लाना है कि एक्स ऊपर है तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जैसा दिया है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे अब ये दो क्वेश्चन और पूछे हैं, ये दो सवाल जेई में आ चुके हैं और ये बड़े ही फेमस सवाल है, मतलब ये बदल बदल के आते हैं, बहुत बार ये आपके टेस्ट में भी दिखेंगे। तो ये देखो, ये मैंने ऑलमोस्ट हर बच्चे के मुंह से ये सवाल सुन लिया है। यहां पे t एज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया। नॉर्मली क्या होता था, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी दे देंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी 2t+1 आ जाएगा। लेकिन ये उल्टा सवाल चल रहा है, t प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन चलता है तो रिटार्डेशन v का पावर 3 में पहुंच जाता है। देखो t इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स ऐसा है, जरा डिफरेंशिएट करो इसको। तो तुम जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू 2mx प्लस एन हो जाएगा। अब dt बाई डी एक्स वेलोसिटी नहीं है, ये 1 अपॉन वेलोसिटी है, तो 1/2mx प्लस एन हो गया। इसका मतलब 2mx प्लस एन का पावर -1 हो गया। अब क्योंकि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया और क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, तो आसान तरीका है v dv बाई डी एक्स निकालने का। लेकिन वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं dv बाई डी एक्स अलग से निकालो तो ये चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा, तो -1 2mx प्लस एन का पावर -2 इंटू 2m, ये हमारा dv बाई डी एक्स। तो v dv बाई डी एक्स लिखेंगे तो v की जगह लिखेंगे 2mx प्लस एन का पावर -1 इंटू -2m और 2mx प्लस एन का। हाँ जी, अरे वो बैटरी खत्म हो गई थी, हाँ। तो आप देखो ये बहुत ही फेमस सवाल हो गया, बार बार दिखता रहेगा। तो आंसर आया -2m, 2m प्लस एन का पावर -3, जबकि 2m प्लस एन 2mx प्लस एन का पावर -1 खुद v था, तो 2m प्लस एन का पावर -3 v क्यूब हो गया। सोच के देखो, -1 v है और ये -3 है, तो -1 के ऊपर पावर 3 हो गया ना। तो एक्सेलरेशन इज 2m v का पावर 3, 2m v क्यूब।
तो यही पूछते हैं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v का पावर कितना, तो v का पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 2m प्लस 2mx प्लस n का पावर -3। ठीक है ना। ये मतलब मैंने बहुत टेस्ट में देखा है, और ये जेई का भी फेवरेट सवाल है। जेई में भी ये 2-3 बार मैंने देखा है, क्योंकि जेई मेंस के भी बहुत सारे पेपर होते हैं, तो एक बार कभी शायद एडवांस में आया होगा, उसके बाद मेंस में लपेट लपेट के वापस देने लगे। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत उछलता है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है, a particle moves along straight line and its displacement is given by x square is equal to 1 plus t square. Acceleration at any time is x का पावर -n. ये acceleration is proportional to x का पावर -n. तो इस n का वैल्यू चाहिए। ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर है, x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर इक्वल। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करने के पहले 1 प्लस टी स्क्वायर का रूट लगा दिया, पावर 1/2, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये आ गया 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -12, क्योंकि n इंटू समथिंग का पावर n-1 करना पड़ता है, तो पावर हाफ है, तो हाफ इंटू समथिंग का पावर हाफ -1 इंटू अंदर का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -12, ये वेलोसिटी आ गया। अब मैं इसी से एक्सेलरेशन बना लेता हूं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब आप या तो इसमें भी चेन रूल लगा दीजिए, या फिर आप इसको क्वोशंट रूल से कर दीजिए, जैसा मर्जी। तो चेन रूल हम कर रहे हैं, तो पहले मैं मतलब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -12 को डिफरेंशिएट नहीं किया, इनटू सॉरी प्लस प्लस, अब t को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, t रिमेन्स t, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया -12 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -3/2 इंटू 2t। ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो फंक्शन होता है उसमें n-1, क्योंकि ये माइनस आप पहले n-1 करेंगे तो -3/2, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2t है, तो 2 से ये 2 फिर से कट जाएगा, t इंटू टी ऐसे हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -1/2 प्लस टी स्क्वायर, मतलब ये माइनस बाहर आ गया, मैं यहां माइनस लिख दूं, माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -3/2। अब इसमें एक्सेलरेशन का फंक्शन लिख रहे हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -1/2 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, अभी इसमें -1/2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो -1 बच जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रह जाएगा। एक बार सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये टी स्क्वायर ऊपर है, 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -1 रह जाएगा, तो -1 डिनोमिनेटर में जाके ऐसे हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर -12, और यहां पे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब ये 1 प्लस टी स्क्वायर को ऊपर भेज देंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर ये -3/2 ही हो जाएगा, ये 1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और -1 में -2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन 1 प्लस टी स्क्वायर खुद एक्स स्क्वायर था, तो मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 लिख दिया, तो आंसर बना x का पावर -3। तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली x का पावर -3 है। मतलब ये सवाल थोड़ा पेशेंटली सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट आता है, मतलब ऐसे नहीं कि जुगाड़बाजी चल रही है, एग्जैक्ट आता है। ये जो टी स्क्वायर के टर्म है ये अपने आप कट जाते, आप चेक कर लो, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मतलब आई थिंक जेई एडवांस के पेपर में देखोगे तो ये दिखेगा शायद सवाल, बट अलग तरीके से पूछा था, ये शायद ऐसे पूछा था, ax स्क्वायर प्लस 2, नहीं at स्क्वायर प्लस 2bt ऐसे कुछ पूछा था, प्लस c, या c था कि नहीं, x स्क्वायर ऐसे लिखा था, x स्क्वायर इक्वल टू at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c, इस तरह से कुछ था। तो पूछा था एक्सेलरेशन x का पावर n के प्रोपोर्शनल है, तो n का वैल्यू -3 आ जाता है, या जो भी, अगर -n पूछा है तो x का वैल्यू 3।
तो हम जो कर रहे हैं वो बात, मैंने सीधा सीधा टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत जहरीले डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हुए टाइम का फंक्शन अपने आप बन जाएगा, और टाइम के फंक्शन में वापस एक्स पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। तो देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, मैथमेटिकली सॉल्व करते जाओ, पेशेंस रखो, वो आंसर आएगा। मतलब लेकिन जिद पकड़ लेना है कि करना ही है, चाहे जो फंक्शन है उसको सही से डिफरेंशिएट करना। अगर नहीं आ रहा तो तुम मैथमेटिकली गड़बड़ कर रहे हो, इसमें प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं होती, यही चलेगा हमेशा। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ जाए कि यार जो भी देखा जाएगा हम करते जाते हैं सॉल्व, वो करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। ये देखो, ये आर्यव ने एक टेस्ट पेपर दिखाया था, उसमें था ये सब। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा है, फंक्शन बना हुआ है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन भी दिया है a इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन पूछा है c का वैल्यू 1, d का वैल्यू 3, यानी कि 1x प्लस 3 एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0। तो हमने सोचा इसको v dv बाय dx लिख देते हैं, x प्लस 3 को ऐसे dx भेजो, तो v dv इज इक्वल टू, अभी लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ पार्टिकल shown in the figure for velocity position graph of particle to be of type as shown in the, अच्छा ये velocity, ये v और x का ग्राफ है ऐसे। हाँ, एक्सेलरेशन का फंक्शन ये दिया है और बोल रहा है vx का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, v एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। अब यहां पे थोड़ा सा चेक करते हैं, यहां पे x dx लिख दिया और 3 dx लिख दिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x। तो ऐसा लग रहा है वेलोसिटी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो वेलोसिटी लीनियर फंक्शन ऑफ x बनेगा। अब इसको उल्टा सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये वेलोसिटी लीनियर फंक्शन है तो वेलोसिटी का फंक्शन होना चाहिए mx प्लस n, c की जगह n बोल दिया, तो वेलोसिटी का फंक्शन है mx प्लस n। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dv बाई dx का वैल्यू हो जाएगा m, क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट। एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखोगे v dv बाई dx लिख के, तो m इंटू एम एक्स प्लस एन। आप देख लो, वेलोसिटी की जगह लिख दिया mx प्लस एन और स्लोप की जगह लिख दिया m, तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आ गया m स्क्वायर एक्स प्लस एन इंटू एन। अब क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, और यहां पे a का फंक्शन वेलोसिटी को स्ट्रेट लाइन मान के एक्सेलरेशन का फंक्शन आ रहा एम स्क्वायर एक्स प्लस एन एम, तो यानी कि एम स्क्वायर इससे मैच करेंगे x प्लस 3, तो m का वैल्यू आ जाएगा 1 और n इंटू एम का वैल्यू आ जाएगा 3, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 3। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ स्पीड एट x इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी का फंक्शन आया m का वैल्यू 1, m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 3, तो x प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 3। तो आप ये क्वेश्चन देखो जितने भी आज हम कर रहे हैं उसमें मतलब जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले हैं उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, उसमें आप कोई ना कोई फंक्शन लगा के सॉल्व देखो। हमने लेकिन एक तरीके से सॉल्व किया तो ये v स्क्वायर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तो या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो v स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जिससे कि v और x में लीनियर फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन का मतलब mx प्लस c जैसा ग्राफ है, तो फिर मैंने उसको mx प्लस c मान के ही सॉल्व कर दिया और एक्सेलरेशन से रिलेट कर दिया, तो उससे फिर m और c के वैल्यू निकल आए, फिर हमारा सॉल्व हो गया। तो ऐसे मल्टीपल रास्ते बना सकते हैं, कुछ और सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाली बात होती है, यानी जो काइनेमेटिक्स का ये वाला पार्ट है इसमें ये 2-3 रूल तो आप समझ लेना
कि कॉनकेव अप दिखेगा ऐसे पुष्पा, कॉनकेव अप तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एक्सटी ग्राफ, और कॉनकेव डाउन दिख रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन एक्स ऊपर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्स नीचे आ रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, एक्स नीचे जा रहा है वेलोसिटी नेगेटिव, एक्स ऊपर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन दोनों जगह पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सटी ग्राफ। तो ऐसे देख के, शेप देख के भी साइन पता लगा सकते हैं। साइन सेम आए तो एक्सेलरेशन, साइन अपोजिट आ गए रिटार्डेशन। ट्राई करते रहो। लेकिन क्या है कि सबके कोचिंग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए जा रहे होंगे, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो रहा होगा। तो आप लोग ना इंडिविजुअली डाउट भेजते रहो। जब जब भी मौका मिले फोटो खींचो भेज दो, फोटो खींचो भेज दो। सोचो नहीं ज्यादा, और उसके छोटे मोटे हिंट ले लो। जैसे तुम सवाल भेजोगे तो मैं वर्बली हर क्वेश्चन थोड़े थोड़ा हिंट दे दूंगा, तो क्या कई बार थोड़ा सा हिंट मिल जाता है, फिर अपने आप सॉल्व कर लो उसको। तो उससे भी नॉलेज बढ़ता ही है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो लगा दो ताकत और डाउट पूछते रहो, उससे आइडिया मुझे भी लगेगा कि कहाँ फंस रहे हो तुम लोग। ठीक है, अब और नहीं पढ़ेंगे, इसके नोट्स में भेजता हूँ। नमस्कार। ठीक है, ओके। Okay, have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.